प्रधानमंत्री का पद संभाला है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लगभग प्रतिदिन भाषण कर रहे हैं। हर भाषण में भ्रष्टाचार का उल्लेख होता है। लोकसभा में बाईस अप्रैल को वाद विवाद में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा, मैं उसमें से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं। एक वादा यह है कि जब तक मैं इस सरकार में सरबराह हूं, तब तक ये सरकार ट्रांसपेरेंट सरकार रहेगी। ये सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी कि ये अकाउंटेबल रहे। इसके बाद भी ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते रहे। उन्होंने ये स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। Admitting that corruption has steeped into the veins of nation, Prime Minister Indra Kumar Gujral on Sunday said that something drastic needed to be done against those occupying ministerial position and facing corruption charges. Something drastic, कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। स्पष्ट है कि यह कठोर कार्रवाई शासन के स्तर पर होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमत बनाया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम केवल जनता पर जिम्मेदारी डालकर और शासन के नाते अपने कर्तव्य पालन से चूकेंगे, तो जनता की भागीदारी के लिए भी जो उत्साह जनता में पैदा करने की आवश्यकता है, वो पैदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी उस बैठक में उपस्थित थे जिसमें देश भर के गण्यमान्य व्यक्ति स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह की तैयारी के संबंध में एकत्र हुए थे। ये समारोह प्रारंभ होने वाला है। 9 अगस्त को मुंबई से आरंभ होगा, फिर हम 14 अगस्त की रात को 50 साल पहले की स्मृति को ताजा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने देखा कि उस दिन भ्रष्टाचार का मुद्दा सारी बैठक के ऊपर छाया रहा। यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी भ्रष्टाचार के मुद्दे का अपने प्रारंभिक भाषण में उल्लेख करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में कुछ करने की जरूरत है। सरकार क्या करना चाहती है, अभी तक इस संबंध में न तो सदन को विश्वास में लिया गया है और न देश के सामने कोई ठोस योजना रखी गई है। अभी हाल के एक भाषण में उन्होंने स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार विकास के मार्ग में भी बाधा पैदा कर रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अगर घोटालों में उड़ाया जाएगा और घोटालों का घटाटोप कुछ प्रदेशों में खड़ा होगा, तो फिर विकास के लिए धन कहां से आएगा, साधन कहां से आएंगे। उससे भी बढ़कर देश के निर्माण में लोगों को जुटाने के लिए जो मन में उत्साह चाहिए, वो उत्साह भी कैसे पैदा होगा।
नेता अगर लूट में फंसे रहें और किसान, मजदूर, कर्मचारी से कहा जाए कि वो अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करे, मेहनत करे, तो इसका कोई असर नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 50 सालों में हमने भ्रष्टाचार के मामले में जो परंपराएं डाली थी, जो एक विरासत हमें उत्तराधिकार में मिली थी, आज उसको चुनौती दी जा रही है। वो विरासत ये थी कि अगर सत्ता में बैठे हुए किसी राजनेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन आरोपों को प्रथम दृष्टि में साधारण माना जाए, आगे जांच करना आवश्यक हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए उसका मामला अदालत में भेजने के साथ साथ उस व्यक्ति को अपने ऊंचे पद से हट जाना चाहिए, स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देना चाहिए। टीटी कृष्णमाचारी से लेकर और अभी हवाला कांड तक इस परंपरा का पालन हुआ। हवाला कांड में भी जिन मित्रों के बारे में लिप्त हैं, ये आरोप लगाए गए थे, वो अपने पद से हट गए। कल कुछ और भी व्यक्ति हटे, जिनमें हमारे बिहार की विधानसभा में विरोधी दल के नेता श्री यशवंत सिन्हा थे। उन्हें त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं, वो विरोधी दल के नेता का दायित्व तो निभा सकते थे, अपने पद पर बने रह सकते थे, लेकिन हमारे मानदंड अलग है। हमने कहा नहीं, आपको भी त्यागपत्र दे देना चाहिए। आडवाणी जी ने कहा कि जब तक हम दोष मुक्त नहीं होंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल और भी कुछ मित्र दोष मुक्त हुए, लेकिन पहली बार इस परंपरा को, इस विरासत को चुनौती दी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं तो इस्तीफा दूं। ये भी कह रहे हैं कि मुझे फांसी पर चढ़ना पसंद है मगर इस्तीफा देना पसंद है। स्वतंत्रता के लिए लोग फांसी पर चढ़ा करते थे। फांसी में बढ़ने की बात अगर आपके पास प्रमाण हो, कहीं भी प्रमाण हो, उस प्रमाण को आप रखें। अब मैं प्रमाण पेश करने लगा हूं। प्लीज। आज पटना की अदालत में श्री लालू प्रसाद यादव और उनके साथी एंटीसिपेटरी बेल के लिए गए थे। उस मामले का फैसला हो गया है। जज ने जो कुछ कहा है उनके निर्णय का एक अंश मैं उद्धृत करना चाहता हूं। अदालत के फैसले के रूप में मैं जो कुछ उद्धृत कर रहा हूं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। यह अदालत के फैसले का एक अंश है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस फैसले से जो नई परिस्थिति पैदा हुई है उससे केंद्र सरकार निपटेगी, वहां के राज्यपाल उस पर विचार करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये जस्टिस धालीवाल का निर्णय है जो एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन को अस्वीकृत करते हुए आज दिया गया। मैं उसको उद्धृत कर रहा था, बीच में टोका टोकी हो गई। मैं चाहता हूं रिकॉर्ड ठीक रहे। If the evidence is to be believed prima facie, then it is a clear case of systematic loot of public money over the years, depriving the poor people of their share. Why are you provoking? Therefore, it is a crime against the state. Therefore, the petitioners do not deserve the privilege of anticipatory bail. ये एक लंबी भ्रष्टाचार की कहानी का एक हिस्सा है। हमारे मित्र कह रहे थे कि आप बिहार की परिस्थिति पर बोलिए। मैं बिहार की परिस्थिति पर भी आने वाला हूं।
लेकिन क्या भ्रष्टाचार बिहार की परिस्थिति से भिन्न है, अलग है? सवाल एक घोटाले का नहीं है, घोटाले के ऊपर घोटाला, घटाटोप घोटाला, और उससे सरकारी खजाना खाली, विकास के लिए धन नहीं है, प्रगति ठप है, सरकार नाम की चीज नहीं है। पंचायतों के चुनाव नहीं हुए, पंचायतों के चुनाव सुप्रीम कोर्ट में मामला, सारा प्रयत्न ये हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, सरकार की सारी ताकत अपने को, अपने नेता को और मंत्रियों को बचाने में लगी है। जनता दल की टूट, जनता दल का घरेलू मामला है, मैं उसमें दखल देना नहीं चाहता, लेकिन संसदीय लोकतंत्र में दलीय पद्धति को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर दल में मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं दल तोड़ दूंगा, विधानमंडल को पंगु कर दूंगा, प्रतिपक्ष के सदस्यों को या तो निलंबित कर दिया जाएगा या मारपीट कर भगा दिया जाएगा, संदिग्ध चरित्र के लोग विधानमंडल के परिसर में लाए जाएंगे। इस स्थिति में क्या कोई भ्रष्टाचार के मामले में चलने वाला मुकदमा निष्पक्ष रूप से चल सकता है? बिहार के 3 विधायक जेल में, बेऊर जेल में, और वहां से वो भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित गवाहों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीबीआई तो केंद्र से संबंधित है, जांच एजेंसी है, अब तो शिकायत भी नहीं होना चाहिए, उसके डायरेक्टर बदल दिए गए हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस पर आरोप लगाए गए हैं वो ये शिकायत करे कि सीबीआई ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। क्या इस आरोप का कोई प्रमाण दिया गया? ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीबीआई सब लिख कर रही है, आपके हाथ में आ रहा है सब मामला, ये भी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि संविधान में ये कहां लिखा है कि जिसके ऊपर आरोप, जो आरोप पत्रित हो गया है वो इस्तीफा दे दे, ये कहां लिखा है? तो क्या संविधान में ये लिखा है कि मुख्यमंत्री को लूट की छूट होगी? हर बात संविधान में नहीं लिखी जाती। अनेक देश ऐसे हैं जहां लिखित संविधान नहीं है। देश चलता है परंपरा से, मूल्यों से, आदर्शों से, और आज भ्रष्टाचार का एक मामला नहीं है, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, एक प्रदेश की भी चिंता नहीं है। आज गणतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है। अगर राज सत्ता मुट्ठी भर अपराधियों के हाथ में केंद्रित हो जाएगी, एक एक करके लोकतंत्र की संस्थाएं पंगु बना दी जाएंगी, अप्रभावी बना दी जाएंगी, जो खिलाफ खड़ा होगा उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा जाएगा, गवाह मिलेंगे नहीं मुकदमे के लिए। कि एग्जीक्यूटिव अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगी तो फिर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने के अलावा नागरिकों के पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। होना तो ये चाहिए कि एग्जीक्यूटिव अपने कर्तव्य क्षेत्र के अंतर्गत अपने कर्तव्य का पालन करे और न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र तक सीमित रहे। लेकिन अगर मामले लटकाए जाएंगे, ये चारा घोटाला ही लीजिए, 1.5 साल से चल रहा है, लगातार चल रहा है।
प्रक्रिया जटिल है, विलंब होते हैं, भ्रष्टाचार के मामले कब तक चलेंगे? अगर जो जिन पर आरोप लगते हैं उनके साथ भी अगर न्याय करना है तो उसका तकाजा यह है कि जल्दी से सुनवाई होना चाहिए, तुरंत फैसले होना चाहिए। और इसके लिए अगर प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री प्रस्ताव लेकर आए और सदन उनका समर्थन करेगा। ये जो घोटाला था जिसमें पहले 2 साल पहले लोग घोटाले में लपेटे गए थे, अब उसका जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि श्री यशवंत सिन्हा के बारे में आज फैसला आ जाया, श्री मोतीलाल वोरा और श्री शिवशंकर जी, अजीत पांजा, उनको मुक्त कल मुक्त किया गया। ये 2 साल से चल रहा है। चुनाव नहीं लड़ सके, चुनाव खुद लड़ने के बजाय अपनी बीवी को लड़ाया और फिर बाद में वो सीट भी चली गई। वो एक अलग कहानी है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन कितने लंबे मामले चलेंगे? दल के स्तर पर तय हो, संयुक्त मोर्चा कोई फैसला नहीं कर सकता। 356 का उपयोग करना है कि नहीं करना? मैंने आपका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देखा, आजकल उसका उल्लेख कम होने लगा है। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये नहीं लिखा हुआ है कि आर्टिकल 356 विल बी अबॉलिश्ड, ये नहीं लिखा है आपने। जो लिखा है उस पर ईमानदारी से विचार करिए। मैं उद्धृत करना चाहता हूं, On the second track, the United Front government will immediately appoint a high-level committee to review and update the recommendations of the Sarkaria Commission. ये ठीक है. The committee will be requested to also to go into the vital question of devolution of financial powers from the central government to the state governments. ये भी बहुत अच्छी बात है. और आर्टिकल 356 के बारे में जो कहा है वो इस प्रकार है, स्कोप ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इंटरप्रेटेड एंड सर्कमस्क्राइब्ड बाय रीसेंट डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 356 विल बी अमेंडेड टू रिफ्लेक्ट दीज डिसीजंस एंड टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ दैट आर्टिकल. मिसयूज को रोकने की बात कही गई है. तो क्या अगर बिहार में उसका उपयोग किया जाता या किया जाए तो क्या वो दुरुपयोग होता? आखिर जब कोई रास्ता न हो, बिहार और महाराष्ट्र की तुलना मत करिए. अकेले बिहार में दलितों का जो सामूहिक नरसंहार हुआ है उसके सामने मुंबई की घटना की जाती है. अध्यक्ष महोदय, बिहार में प्राइवेट सेनाएं बनी हुई है और लोगों का कत्लेआम हो रहा है. अब उत्तर प्रदेश में आगे, अभी महाराष्ट्र में थे, अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? सभापति महोदय, मैं आर्टिकल 356 की चर्चा कर रहा हूं, उसमें मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा. यह मैं मांग जरूर कर रहा हूं कि जब सब रास्ते बंद हो गए और कोई रास्ता खुला नहीं है तो फिर इस परिस्थिति का तकाजा यह होगा कि आर्टिकल 356 का उपयोग किया जाए. प्लीज, यूनाइटेड फ्रंट ने भी आर्टिकल 356 को खत्म करने की बात नहीं कही है. ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल बनी है, वो विचार कर रही है और उसका दुरुपयोग रोका जाए, इसका प्रबंध करना जरूरी है. लेकिन अब जैसे बिहार की स्थिति हो गई है, वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं चल नहीं रही है, अदालत के सिवा कोई रास्ता नहीं है. एक रास्ता था जिसका अवलंबन नहीं किया गया, नहीं किया जा रहा, और यह सुझाव उस दिन स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के संबंध में आयोजित बैठक में श्री सी सुब्रमण्यम ने रखा था. उन्होंने कहा कि बिहार में राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध लगाई जाने वाली चार्जशीट को देखा है
मुख्यमंत्री पर जो 4 आरोप लगे हैं और उन पर जब मुकदमा चलाने की मांग हुई तो मुख्यमंत्री पर मुकदमा तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि गवर्नर की अनुमति नहीं है। और गवर्नर ने कहा कि आरोप कौन से हैं, चार्जशीट खाए। 37 दिन तक गवर्नर महोदय उस पर विचार करते रहे। जरूर उन्होंने गहरा अध्ययन किया होगा, विधि शास्त्रियों की राय ली, एडवोकेट जनरल से परामर्श किया और फिर उन्होंने इस बात की इजाजत दी कि ठीक है, प्राइमा फेसी केस है और चार्जशीट लग सकती है। अब इसके बाद क्या गवर्नर महोदय का और कोई कर्तव्य नहीं? क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि चार्जशीट अगर लगा दी जाएगी तो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ कहीं भी, और बिहार का, विशेषकर बिहार में साक्ष्य जुटाना एक असंभव काम होगा। 6 के करीब लोग संदेहास्पद स्थितियों में मारे गए। कौन खिलाफ गवाही देगा? कौन सत्य का उद्घाटन करेगा? छोटे मुकदमों में इसलिए कि गवाहों को प्रभावित न कर दें, बेल देने से इनकार कर दिया जाता है। आज बेल देने से इनकार किया, ये अच्छी बात है, लेकिन गवर्नर महोदय ने सोचा नहीं? क्या केंद्र से परामर्श नहीं किया? क्या हमारे गृह मंत्री उनसे बात नहीं करते रहे? जो भी परिस्थिति पैदा होगी उसका सामना करना पड़ेगा। आखिर गवर्नर ने संविधान की शपथ ली है। मुख्यमंत्री और मंत्री श्री सुब्रमण्यम ने इस बात पर बल दिया था कि मुख्यमंत्री और मंत्री गवर्नर का जब तक प्लेजर है तब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, और गवर्नर चाहे तो अपना प्लेजर विड्रॉ कर सकता है। गवर्नर त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। अगर उसकी बात न मानी जाए, गवर्नर आगे कदम बढ़ा सकता है। इसका भी अवलंबन नहीं किया गया। इसका अवलंबन किया जाता तो एग्जीक्यूटिव की निर्णय लेने की, कार्रवाई करने की क्षमता दृढ़ होती। अदालत पर छोड़ दिया गया है। खैर, मुकदमा चल रहा है, मैं उसमें विस्तार से जाना नहीं चाहता। और अगर पार्टी स्वयं अपने को अनुशासित नहीं करती, जनमत उसको प्रभावित नहीं करता, अगर राज्यपाल भी अपने दायित्व को पूरा नहीं करते, तो फिर आर्टिकल 356 के अलावा मुझे तो और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन संयुक्त मोर्चे में मतभेद के कारण एक निर्णय लेना संभव नहीं हो पा रहा। यह सत्ता का खेल नहीं है। इस समय गणतंत्र संकट में है। लोकतंत्र को ऐसी चुनौती कभी नहीं मिली। 50 साल हो गए। जिस तरह से सबको नकारा जा रहा है। अभी रेल मंत्री गए थे, मैंने अखबार में पढ़ा, कहां तक ठीक है मैं नहीं जानता, कि रेल मंत्री की सुरक्षा के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जरूरत थी। प्रदेश सरकार के ऊपर वो सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकती, और उनकी सभा में गड़बड़ करने की कोशिश की। हमारी सभा कौन करने देगा? और बॉम्ब चलाया, और प्रधानमंत्री कहते हैं जनता को जागृत करो। जनता भयभीत है, जनता आतंकित है, माफियाओं की मुट्ठी में है जनता। हाँ, उन्होंने ही चलाया होगा। जनता को कैसे जागृत किया जाए? नहीं, नॉट लेने का बैठे, बैठो ना। आई हैव नॉट गिवन यू परमिशन। अध्यक्ष महोदय को मारा या किसी को मारा, वो भी अध्यक्ष महोदय प्लीज डोंट डिस्टर्ब, लेट हिम कंटिन्यू। चर्चा का प्रारंभ हुआ तो हमारे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने पूछा था 356 के बारे में क्या है। अगर और कोई रास्ता न हो तो 356 का अवलंबन होना चाहिए, एक बुराई के रूप में होना चाहिए, कम बुराई के रूप में। लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में पड़ जाए, गणतंत्र पर आंच आ जाए,
और हम कहें कि हम संविधान की 356 का उपयोग नहीं करेंगे, वो उपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग होगा। 356 में कोई बुराई नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ मैं इस पर आना चाहता हूं। आज जो प्रदेश में परिस्थिति पैदा हो गई है, वो परिस्थिति अगर केंद्र में पैदा हो गई और अगर हम इसी तरह से ढील देंगे और मूल्यों की चिंता नहीं करेंगे और हर चीज अदालत पर छोड़ेंगे, तो किसी दिन ये मौका आने वाला है कि अदालत की तरफ से हमको मिलेगा एक खर्रा, आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। सभापति जी, मुझे आश्चर्य है कि हमारे कांग्रेस के मित्र ये बिहार के बारे में कौन सा दृष्टिकोण रखते हैं, मैं समझना चाहता हूं, खाली समझ के लिए। नहीं, भाषण करेंगे। पटना में कुछ कहना और यहां कुछ कहना, और कहना कुछ और करना कुछ। अब ये राजनीति मेरी समझ में नहीं आती। वहां विधानसभा में एक दिन लालू प्रसाद की सरकार अल्पमत में रह गई थी, एक दिन नहीं कुछ दिन। जब जनता दल का विभाजन हो गया था, वो अल्पमत में थे, उन्हें चुनौती दी गई थी। एक तो रात में उन्होंने झारखंड से समझौता कर दिया, किस कीमत पर किया मैं नहीं उसमें जाना चाहता। क्या किसी सीमा प्रदेश में अपनी सत्ता खतरे में पड़ने के बाद अगर वहां के मुख्यमंत्री, वहां का सत्तारूढ़ दल किसी राष्ट्र विरोधी तत्व के साथ समझौता करके अपना बहुमत बनाए रखे, तो क्या प्रतिक्रिया हो? आप प्रत्यक्ष झारखंड के खिलाफ थे, तो झारखंड आपने स्वीकार कैसे कर दिया? और कांग्रेस ने कहा हम तटस्थ रहेंगे, रामाय स्वस्ति रावणाय स्वस्ति, हम तटस्थ रहेंगे। और तटस्थता का कारण यह दिया कि हम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट नहीं कर सकते। ये संप्रदायवादी हैं, कांग्रेस सेक्युलरवादी है, संप्रदायवादियों के साथ वोट करना उन्हें गवारा नहीं है। लेकिन जब देवेगौड़ा की सरकार हटाने का सवाल आया था, तो आपने हमारे साथ वोट किया था या नहीं किया था? अच्छा, आप बिहार में खुद मोशन लाएंगे नहीं, और हमारा मोशन आएगा तो उस पर ये कह के वोट देने से बहानेबाजी करेंगे, ये नहीं चलेगा। और सचमुच में हमारा भी मोशन नहीं था, मुख्यमंत्री ने कॉन्फिडेंस ही किया था। देवेगौड़ा जैसी स्थिति थी, बिल्कुल। मगर आप इसे हटाना चाहते हैं, वो ठीक है। ये राजनीति नहीं है, ये बहुत ही संकुचित खेल है, बहुत ही संकीर्ण खेल है। अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं। कामरों को प्रस्ताव को लाने का एक ही उद्देश्य था कि बिहार की बिगड़ती हुई स्थिति की ओर तत्काल ध्यान दिया जाए। 184 में चर्चा हो सकती है, 193 भी चर्चा का एक हमें उपकरण प्रदान करता है, लेकिन आज देश इस सत्र की ओर, इस संसद की ओर जिस आशा भरी निगाह से देख रहा है, अगर हम पहले ही दिन और उसके बाद आपके आदेश के अनुसार दूसरे दिन बिहार की स्थिति पर चर्चा न उठाते, तो हम अपने कर्तव्य का पालन करने से चूक जाते। सवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करने का नहीं है, सरकार तो कटघरे में है अपनी निष्क्रियता के कारण। प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मैं तो फंस गया हूं, 5 पांडव तो 5 ही थे, या तो 15 पुंगव विराजमान है। मैं नहीं समझता कि इससे समस्या का समाधान निकलेगा। संयुक्त मोर्चा बनाए, उसको चलाना आपकी जिम्मेदारी। लेकिन जैसा आपने अपने प्रथम भाषण में कहा था प्रधानमंत्री महोदय, स्टेट, और मैं उससे एक कदम आगे जाकर कहना चाहता हूं रिपब्लिक। आज खतरे में रिपब्लिक।
और रिपब्लिक की रक्षा के लिए कदम उठाना होगा। पार्टियां गौड़ हैं। पहले गणतंत्र 50 साल की आजादी के बाद भी अगर लोगों के मन में स्वतंत्रता का त्योहार मनाने के लिए जैसा उत्साह चाहिए वैसा उत्साह नहीं है, तो हम सब राजनेता, सब दलों के प्रतिनिधि जरा अपने अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जिहाद की आवश्यकता है, निर्मम, निरीह। बार बार कहा जाता है किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा, किसी कीमत पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये कहा जाता है, लेकिन खाली भाषण से संतोष होने वाला नहीं। शब्द के साथ कर्म की युति चाहिए, उक्ति के साथ कृति चाहिए, भाषण के साथ आचरण चाहिए। और इसके लिए जो भी कठोर कदम, प्रधानमंत्री ने कहा कि कठोर कदम उठाना पड़ेंगे। कौन से कदम उठाना चाहते हैं? उनमें विलंब क्यों हो रहा है? ये सदन का सत्र है, थोड़े दिन चलने वाला है। स्वतंत्रता का त्योहार तो हम मनाएंगे, लेकिन अगर हम भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो ये स्वतंत्रता का त्योहार जिस उत्साह से मनाना चाहिए वो उत्साह हम जनता में पैदा नहीं कर सकते। और इसीलिए एक सारे सदन को झकझोरने के लिए मैं अपना काम रोको प्रस्ताव लाया हूं। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।